तो 2022 ख़त्म हो चुका है और एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है रिफ़्लेक्ट करने के लिए कि क्या हुआ इस साल में और फुटबॉलिंग सेंस में क्या चीज़ थी जो अच्छी हुई, क्या चीज़ें थी जो ख़राब हुई। तो एक बार अपन देखते हैं। मैंने लास्ट ईयर भी एक ऐसा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वर्स्ट एंड द बेस्ट 5 मोमेंट्स ऑफ 2021 किया था। बट अभी मैं ऐसी कोई लिस्ट नहीं है मेरे पास। आई विल जस्ट गो विद द फ्लो और शुरू से लेके एंड तक साल में जो हुआ उस पर एक बार नज़र डालेंगे और फिर एक बार देखते हैं कि 2022 में हुआ क्या। तो एज अ चेल्सी फ़ैन ये साल बहुत अच्छा तो रहा नहीं। देखिए, रोमन अब्रामोविच को जाते हुए देखा हमने क्लब से, ओनरशिप चेंज हो गई, टॉड बोली आए, और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ रशिया यूक्रेन का उसकी वजह से ये एक डिसीजन लेना पड़ा रोमन अब्रामोविच को कि उनको क्लब सेल करना पड़ेगा। और उससे पहले हम बात करें तो बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहा था सीज़न। और साल की शुरुआत में हम देखें तो चेल्सी काराबाओ कप के फाइनल तक पहुंची, एफए कप के फाइनल तक पहुंची, काराबाओ कप का फाइनल हार गई लिवरपूल से, फिर एफए कप का फाइनल भी हार गई लिवरपूल से, दोनों बार पेनल्टी शूटआउट्स पे, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग चीज़ थी वो। फिर चैंपियंस लीग में अच्छी परफॉर्मेंस थी, पहला लेग नहीं अच्छा खेली चेल्सी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, लेकिन सेंटियागो बर्नाबाओ में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी चेल्सी की। एक ब्रेव मैच खेल के वहाँ पर हारी चेल्सी, और मैच तो हराया 3-2 के स्कोर से रियल मैड्रिड को, लेकिन एग्रीगेट पे बाहर हो गए। और वो क्वार्टर फाइनल बहुत ही अच्छा खेली थी चेल्सी, अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हुई उसमें एक ये चीज़ थी कि चेल्सी ने क्लब वर्ल्ड कप जीता। तो कुछ क्लब्स जो फुटबॉल जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, मतलब हर पॉसिबल ट्रॉफी जीत ली है क्लब फुटबॉल में, उसका एक उस ब्रैकेट का, उस लिस्ट का हिस्सा बन गई चेल्सी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। फिर जैसा मैंने कहा, जो सबसे ख़राब चीज़ हुई इस साल की कि हमने रोमन अब्रामोविच को जाते हुए देखा, जो कोई भी चेल्सी फ़ैन ने नहीं सोचा था कि ऐसी कुछ चीज़ होगी। और बहुत वो एक अनसर्टेनिटी और एक ख़राब दौर था क्लब के लिए, और उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया था जब जो मैनेजर थे थॉमस टूकल। और फिर हमने देखा नया सीज़न स्टार्ट हुआ, थॉमस टूकल को सैक कर दिया गया, ग्रैम पॉटर को इंचार्ज बनाया गया है, फिर नई रिजीम आई है। स्ट्रगल किया है चेल्सी ने प्रीमियर लीग के शुरुआत में, और अब देख रहे हैं कि शायद थोड़ी कुछ साइनिंग्स करके सुधारी जा सकती है चीज़ों को। थॉमस टूकल की सैकिंग जो थी, मुझे लगता है कि काफ़ी हार्ड थी सारे चेल्सी फैंस के लिए, और बहुत वो मुश्किल का एक समय था जब समझ नहीं आया था कि ये क्या हो गया एकदम से। मतलब वो बंदा जिसने हमको इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा ट्रॉफीज़ जिताई थी और जो पैशनेट थे बिल्कुल क्लब के लिए, तो नई रिजीम ने समझा कि वो सही नहीं है पर्सन लीड करने के लिए, और डिफरेंसेस हो गए उनमें, और जो नई ओनरशिप आई है इस वजह से उनको जाना पड़ा। लेकिन ऑब्वियसली हम चेल्सी फैंस को तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं अभी भी थॉमस टूकल, और ये एक मैं कहूँगा मोमेंट था जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा दुख दिया जिस चीज़ ने। मेरे ख्याल से ओनरशिप चेंज हुई, वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेस था चेल्सी फैंस के लिए, लेकिन फिर उसके बाद थॉमस टूकल को भी जब सैक कर दिया गया, तो वो एक चीज़ थी जिसके लिए कोई भी चेल्सी फैन प्रिपेयर्ड नहीं था। और जिस अंदाज में ये चीज़ हुई, जितना सडन ये सब कुछ हुआ था, तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा शॉकिंग चीज़ थी 2022 में किसी भी चेल्सी फैन के लिए। तो बहुत अप्स एंड डाउन से भरपूर रहा ये सीज़न तो चेल्सी के लिए। और अगर मैं ओवरऑल फुटबॉलिंग सेंस में बात करूँ, चैंपियंस लीग की अगर हम बात करें, तो बहुत कम होता है ऐसा कि इतने ड्रामेटिक सेंस में, मैं कहूँगा मसालेदार तरीके से कोई चैंपियंस लीग कैंपेन पैन आउट होता है। रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से चैंपियंस लीग जीती, बहुत ही शानदार। मतलब अगर कोई न्यूट्रल हो और वो देख रहा हो ये चैंपियंस लीग कैंपेन, तो उसको तो मज़ा ही आ जाएगा। जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने पीएसजी, फिर चेल्सी, फिर मैन सिटी, फिर फाइनल में लिवरपूल को हराया, तो उससे दिख रहा था कि क्या मेंटालिटी है उनकी, यूरोपियन चैंपियंस की तरह खेले। और उन्होंने दिखाया कि क्यों वो 14 बार चैंपियंस लीग के विनर्स हैं, और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कैंपेन रहा था रियल मैड्रिड का। फिर हमने कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी देखी, जैसे इस साल की चैंपियंस लीग में हम बात करें तो बार्सिलोना का बाहर हो जाना ग्रुप स्टेज से, फिर से यूरोपा लीग खेलना, फिर उसके बाद यूवेंटस की जो हालत हुई है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शायद इन क्लब के फैंस को भी अच्छी नहीं लगी होंगी, जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेज रहीं। फिर ट्रांसफ़र मार्केट में जो उथल पुथल हुई थी इस बार, और स्पेशली एक चेल्सी और बार्सिलोना की राइवलरी बन गई थी साइनिंग्स को लेके, और कुछ ट्रांसफ़र टारगेट्स जो चेल्सी के प्रायोरिटीज़ थे वो बार्सिलोना चले गए, जैसे रफीनिया, कुंडे वगैरह। तो वहाँ पर एक गर्मा गर्मी का माहौल हो गया था कम्युनिटी में और चेल्सी फैंस और बारसा फैंस में, तो वो भी एक अजीब सा फेज़ था काफ़ी।
तो बहुत कुछ हमने देखा है जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन अच्छी चीज़ें भी काफ़ी हुई। जैसे हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप पहली बार ऐसा था कि सीज़न के बीच में हुआ। अगेन ऐसा ये पहली बार ही हुआ था, हमने नहीं देखा था कभी कि सीज़न हो गया है फिर बीच में वर्ल्ड कप आ रहा है फिर वापस से सीज़न शुरू हो रहा है। तो वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, फिर हमने देखा जिस तरीके से मेसी और अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, वो हमने उसकी तो बात कर ही ली है। फिर बेंजीमा को बैलन डोर मिला था, उससे पहले उनकी जो परफॉर्मेंस रही थी, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड है आई नो जो मैं सीक्वेंस में जा रहा हूँ, बट जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आती जा रही हैं, मैंने यही सोचा था कि एक नेचुरल फ्लो के साथ जाऊँगा और बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड वर्जन में रखूँगा। मैंने कुछ नोट डाउन भी नहीं कर रखा, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल भी जाऊँ ये मेंशन करते करते कि इस साल में क्या हुआ, क्योंकि काफ़ी इवेंटफुल रहा था ये साल। फिर अर्लिंग हालैंड का अराइवल प्रीमियर लीग में, क्विकेस्ट प्लेयर टू 20 गोल्स बन गए हैं, 14 मैचेस में 20 गोल मार दिए, अनबिलीवेबल है बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें हम देख रहे हैं इस बार। 2022 में हमने स्पेशली ऐसी चीज़ें देखी, चेल्सी का बिक जाना, फिर उसके बाद अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप जीतना, बेंजीमा का बैलन डोर, हालैंड की परफॉर्मेंसेस, ट्रांसफ़र मार्केट में उथल पुथल, ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो फ्रीक्वेंटली आप देखते नहीं हैं, पहले कभी हुई नहीं थी। तो एज़ फुटबॉल फ़ैन बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा 2022, और बहुत, जैसा मैंने कहा, उतार चढ़ाव से भरा रहा। एज अ चेल्सी फ़ैन खुशी भी हुई, दुख भी बहुत हुआ चीज़ों को देख के। वर्ल्ड कप देख के बहुत मज़ा आया। तो ये तो फुटबॉल की बात हो गई जो थोड़ी बहुत हमने देखी, और जो फुटबॉलिंग सेंस में हम बात करें अगर, जो हमने देखा, बायर्न म्यूनिख ने अपना लगातार 10वां टाइटल जीता, एसी मिलान ने भी टाइटल जीता था। जो सबसे ख़राब चीज़ हुई 2022 में, दैट वाज द लॉस ऑफ पेले, जिसकी हमने कल बात करी थी। मतलब पेले के लिए मैंने डेफिनेटली एक ट्रिब्यूट वाला, मैंने पेले के लिए ऑब्वियसली मैंने अपने थॉट्स दे दिए थे। आई थिंक पहले ग्लोबल सुपरस्टार है जिन्होंने सारी बाउंड्रीज़ को ख़त्म कर दिया और एक हाउस होल्ड नेम बन गए थे, तो उनका हमको छोड़ के चले जाना मेरे हिसाब से वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर ऑल ऑफ अस। और होपफुली हम पेले के करियर को सेलिब्रेट करेंगे, और उनकी लेगेसी है उसको हम ध्यान में रखेंगे, और हम एक्नॉलेज करेंगे कि पेले जैसे महान खिलाड़ी ने क्या किया है फुटबॉल के लिए। लेकिन अगर मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं 2022 में, तो 2022 यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा। कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, हमने पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो किया, हमारे को कंटेंट क्रिएटर्स ने ग्रो किया। सबकी ग्रोथ देख के बहुत अच्छा लगा, नई नई चीज़ें सीखी, नए लोगों से मुलाकात हुई, खूब सारे कोलैबोरेशंस हुए, रिकग्निशन भी मिला, और बहुत, मतलब इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ आप लोगों का। जैसा मैं कहता हूँ हमेशा कि आप लोग नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी हमारी कम्युनिटी है, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और आप लोग ही हैं जिन्होंने हमें बनाया है, और आप लोगों का सपोर्ट है तो हम कुछ कर पा रहे हैं। और मतलब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि बाबा आप क्या कर रहे हो, यूट्यूब के अलावा आपका क्या जॉब है क्या नहीं है। तो मतलब बहुत लोगों को तो ऑब्वियसली पता है, लेकिन अभी क्योंकि आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट मिला तो यूट्यूब मैं फुल टाइम कर पा रहा हूँ आपकी वजह से ही। और मई में ही मैंने जो है यूट्यूब को फुल टाइम कर लिया था, तो इट्स ऑल थैंक्स टू यू गाइज, और आपका सपोर्ट है तभी, जैसा मैंने कहा, ये पॉसिबल हो पाया, वरना तो हम तो अकेले क्या करते, हम तो कुछ भी नहीं है यार। तो इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, और जो 100K का हमने आंकड़ा छू लिया है इस साल, वो अनबिलीवेबल है। मतलब ये जब ये साल शुरू हुआ था तो हमारे कुछ 10,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स थे, तो मुझे लगा ही नहीं था कि हम 100K, मुझे लगा था 2-3 साल में होंगे, और जब भी होंगे तो मुझे था कि आई वुड बी ओवर द टॉप। मतलब 100K मैंने सोचा ही नहीं था कि हम 100K कभी छू भी लेंगे, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दिया इस साल, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। तो जितनी भी सारी हमने डिस्कशंस, लाइव स्ट्रीम्स, वॉच अलॉन्ग्स, रात को देर देर तक जगना, इट वाज ऑल वर्थ इट। और अगेन थैंक यू इज़ नॉट इनफ। आप लोगों को तहे दिल से मेरा शुक्रिया, और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए, आप लोग प्यार दिखाते रहिए। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, एक जो सब्सक्राइबर है हमारी कम्युनिटी का, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से गाइस सपोर्ट करते रहिए। बस मेरा यही मैसेज है कि आने वाला साल जो है आप लोगों के लिए बहुत सुखमयी हो, आपको जो चाहिए ज़िंदगी से आपको वो मिले, आप बहुत सारा नाम कमाएं, आपको जो चाहिए लाइफ से वो आपको मिले। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके साथ, और हेल्थ आप लोगों की सबकी अच्छी रहे, तो मैं सबसे यही दुआ करता हूँ। और
जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं जहाँ से भी हमको प्यार मिलता है, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। और जैसा मैंने कहा, रिलेशनशिप्स बहुत बिल्ड करी हमने, और स्पेशली जो वर्ल्ड कप के दौरान उस्मान भाई, सादिक भाई, फिर निधि भैया, प्रणय, मानस, हमारे चार लपाटे और जितने भी और कम्युनिटी में हमारे भाई लोग हैं, सबके साथ बहुत मज़ा आया कंटेंट बना के। और होपफुली ये जो सिलसिला है जारी रहेगा और इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे 2023 में, आपके प्यार और आपके सपोर्ट से। तो ये है छोटा सा एक बस लेखा जोखा 2022 का। देखते हैं 2023 में क्या होता है। एंजो फर्नांडिस टू चेल्सी, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखते हैं यार क्या होता है। बाकी आप बताएं आपके क्या बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट्स रहे 2022 के। मैंने तो बता दिया, ऑब्वियसली मैंने कई सारी चीज़ें मिस कर दी होंगी इसमें। बाकी गाइज आप भी बताएं व्हाट वर योर वर्स्ट एंड बेस्ट मोमेंट्स ऑफ 2022 एंड थैंक यू सो मच। और आपको ड्रॉग बाबा के साथ जुड़ के कैसा लगा और आपको कंटेंट कैसा लगा, ये भी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए गाइस, फॉर वन लास्ट टाइम इन 2022 थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर आपसे 2023 में। जब तक ध्यान रखें अपना, टेक केयर, लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।